आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे दौर का आगाज हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे ने बतौर वजीर आला ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस भी सरकार में शामिल हुए हैं और नायब वजीर आला के तौर पर उन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। आज सिर्फ दो ही लोगों ने, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, दो लोगों ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। बाकी विजारतों के लिए बाद में हलफ दिलाया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी एक नए दौर का आगाज हो चुका है, शिंदे दौर का आगाज। और जिस तरह से यह कयास आराई लगाई जा रही थी कि बीजेपी की सरकार होगी, देवेंद्र फडणवीस नई सरकार के वजीर आला होंगे, लेकिन यकायक बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि शिंदे महाराष्ट्र की आने वाले सरकार के वजीर आला होंगे। और ठीक उसी तरह से बीजेपी ने अपने इस फैसले से सभी को एक तरह से चौंका दिया है। बीजेपी पर जो इल्जाम लगता है कि कुर्सी की लालच के लिए जोड़तोड़ की सियासत करती है, उसका भी जवाब यहां पर बीजेपी ने दिया है। अब नए दौर का आगाज हो चुका है। क्या कुछ चैलेंजेस, क्या कुछ मुश्किलात शिंदे सरकार के सामने होंगे? हालांकि देवेंद्र फडणवीस का साथ भी उन्हें मिला है। देवेंद्र फडणवीस की सियासत और उनका सियासी जो तजुर्बा है वो भी एक तरह से साथ रहेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। शिंदे राज का आगाज हुआ महाराष्ट्र में। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर पवन पांडे हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। विनोद यादव जी सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। इंतखाब फारूकी साहब शिवसेना लीडर है और कुछ देर में बीजेपी लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले इंतखाब फारूकी साहब, महाराष्ट्र में शिंदे दौर का आगाज हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है, सीएम के लिए ओथ भी शिंदे जी ने ले लिया है, यानी अब एक नई सरकार, एक नया चेहरा महाराष्ट्र की सियासत में। ये देखिए, कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल चल रही थी और जिस तरीके से ये हलचल आकर जहां पर समाप्त हुई, हम सबको देखने मिला। ठीक है, चलो जो भी है, एक नई सरकार बनी है, उनके लिए उनको मुबारकबाद। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कई कुछ बदल सकता था और भी चीजें हो सकती थी, लेकिन अब वो बातें करके मतलब नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि वक्त था, लेकिन वक्त में कोई चीजें सामने हो नहीं पाई, एडजस्ट नहीं हो पाई। इस वजह से चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन नई सरकार के लिए उनको मुबारकबाद। और काफी चीजें आपके सामने भी थी, हमारे सामने भी थी, लेकिन हम समझ सकते कि क्या था। नहीं, ये सोचा था कि ये दिन भी आएगा। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने या इंतखाब फारूकी ने सोचा था कि महाराष्ट्र में शिंदे सीएम बनेंगे। और बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है, क्या सोचा था कि बीजेपी के पाले में गेंद थी, लेकिन उन्होंने शिंदे को मौका दे दिया, वजीर आला बना दिया। जी ठीक, उनकी अपनी प्लानिंग है कि जिस तरीके से उनको क्या आगे काम करना है, अब ये प्लानिंग उनकी आपस में ही चलेगी कि किस तरीके से आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो उनकी अपनी पर्सनल लुकआउट है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या एक अलग से प्लानिंग हो सकती है कि भैया तुम इस तरीके से करो, आगे चल के हम ऐसा करेंगे। तो उसमें उनकी अपना पर्सनल लुकआउट है। उसमें उसमें आपको भाजपा के लोग या कुछ उस तरीके के लोग आपको बता पाएंगे बराबर की उनकी क्या सोच है इसके पीछे। जी चलिए, मैं डॉक्टर पवन पांडे जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप लोग भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थे और बार बार पूरा अपोजिशन यही कहता है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करते हैं, दूसरी रियासतों में जहां पर अपोजिशन है या दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी और जो दूसरी पार्टियां अपोजिशन की, वो यही इल्जाम लगाती हैं कि बीजेपी लालच की सियासत करती है, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, इख्तिदार चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में उसे सत्ता मिल रही थी, कुर्सी मिल रही थी, लेकिन उसने कुर्सी एक तरह से ठुकरा दी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आज शिंदे साहब ने जो शपथ लिया है, तो उनको हम लोग अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि चलिए आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप जिन लोगों के साथ बने हैं, जिन लोगों ने अपने पास 106 का आंकड़ा रहते हुए भी आपको मुख्यमंत्री का पद दिया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मुझे लगता है कि आपको उन लोगों से सावधान होना चाहिए, उनका इतिहास देखना चाहिए। जैसे आपने सवाल किया कि सत्ता की लोलुपता इनके अंदर इतनी है कि ये हर लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को गिराने का पूरा प्रयास करते हैं।
आज देखिए ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो कर रहे हैं। बीजेपी ये पहली बार नहीं कर रही है। जब आप इतने बड़े दल हैं, महाराष्ट्र की सबसे बड़े दल हैं, पवन पांडे जी, बीजेपी ने पहली बार नहीं किया है। उसी पर आप नहीं, इससे पहले आप देखिए बिहार में मिसाल आपके सामने है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जेडीयू से नीतीश कुमार को सीएम बना दिया था। तो बीजेपी तो इससे पहले भी कर चुकी है। हाँ तो हाँ तो सत्ता की लोलुपता है ना, सत्ता में आप आना चाहते हैं ना। आखिर एक बात बताइए कि आखिर इस गठबंधन का मतलब क्या निकाला जाए। आखिर अगर शिंदे जी को मुख्यमंत्री ही बनना था तो उनको तो अपनी पार्टी ने ही ऑफर दिया था, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने उनको ऑफर दिया था। तो आपको अगर मुख्यमंत्री बनना था तो आप यहां बन सकते थे। आप 2.5 साल इस सरकार में रहे थे, आपने 2.5 साल यहां इस सरकार में काम किया। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। आप नया एक एजेंडा लेके आ रहे हैं जबरदस्ती का, जो कि सब लोग समझ रहे हैं कि आप ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे ये वो। आप जिस सरकार में रहे थे, अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले जब माननीय अजीत पवार जी के साथ, एनसीपी के साथ जब ये लोग सरकार बना रहे थे तो उस समय एनसीपी अच्छी थी भाजपा के लिए, लेकिन आज देखिए बुरी हो गई है। आज वही शिवसेना बुरी हो गई है, उनके लोग इनके लिए अच्छे हो गए हैं। तो सत्ता की लोलुपता किसके अंदर है? विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार कौन नहीं चलाने दे रहा है इस देश में? तो ये सवाल तो खड़ा होता है ना। हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आखिर आपने उसको क्या लालच दिया? आपने उसको ऐसा क्या समझाया है या क्या डराया है जिसके चलते वो एक चलती हुई सरकार से अलग होके उस सरकार को गिराने का उन्होंने काम किया? इसका जवाब तो भाजपा को देनी चाहिए। चलिए ठीक है। विनोद यादव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे महाराष्ट्र की अब जो नई सियासी बिसात है इसको हम समझ लेते हैं। विनोद यादव सर, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक महाराष्ट्र में देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं? 2024 से पहले यहां पर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को आराम से सीएम बना सकती थी, लेकिन जिस तरह से उसने मास्टर स्ट्रोक खेला और शिंदे को सीएम बना दिया, किस तरह से इस सियासत को देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे खेल खेला है। और एक बात सबसे ज्यादा समझने की बात है कि इस पूरे खेल में बड़ी ही चालाकी से देवेंद्र फडणवीस का जो कद्र पार्टी में बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं नंबर 2 के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उभर रहे थे। उनको भी एक बड़ी सरलता से, बड़ी सावधानी से साइडलाइन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पीछे का जो बड़ी वजह मुझे नजर आ रही है वो यह है कि मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं और ठाणे और पालघर की वगैरह की सीटें मिला ले तो 24 के आसपास महासीटें हैं। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव या कुछ महीनों बाद जो कारपोरेशन की सीट के जो चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर एकनाथ शिंदे की भूमिका को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नहीं, दिल्ली के शीर्ष नेताओं ने यह तय किया कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा अगर यहाँ पे कोई होगा तो एकनाथ शिंदे होंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में एक तो सीएम बन गए एकनाथ शिंदे जी, डेप्यूटी सीएम बना दिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस जी। यानी एक सीएम और एक सुपर सीएम, क्योंकि एक पहले ही मुख्यमंत्री थे वो डेप्यूटी सीएम बन रहे हैं, तो एक ही सरकार में एक सीएम और एक सुपर सीएम जैसी स्थिति निर्माण हो जाएगी। जब ये यहाँ पे विभागों का बंटवारा होगा, एकनाथ शिंदे के पास में गृह मंत्रालय रहता है या नहीं रहता है। अगर एकनाथ शिंदे के पास में गृह मंत्रालय नहीं रहता है तो वो नाम मात्र के सीएम रह जाएंगे, क्योंकि जिसके पास में गृह मंत्रालय होगा सरकार एक तरह से उसी के हाथ में मानी जाती है। तो बिल्कुल, यानी एक तरह से एक तीर से कई निशाने यहां पर बीजेपी के कहे जा सकते हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अंसार बेग साहब, बीजेपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अंसार बेग जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अंसार जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। अंसार बेग जी, अब महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, इसे बीजेपी की सरकार कहा जाए या ये कहा जाए कि शिवसेना की ही सरकार बनी है? कौन सी सरकार है ये? आदाब जी सर, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल। देखिए सर, हमने हमेशा एक नारा रहा है 14 के बाद में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। तो हमने ये भी बता दिया है कि शिवसेना हमसे अलग नहीं है, उन्हीं का मुख्यमंत्री हमने बना के दे दिया। तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे? देखिए, उनका जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे साहब थे, तो उनको जो है कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी बातों में उलझाकर उनको अलग कर दिया। हमारे गठबंधन के साथ ही जो चुनाव लड़े थे
जी, जो भी वोट मिला था माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के फोटो से मिला था। तो आपकी जितनी भी सीटें आई थी तो गठबंधन के साथ आई थी। जनता ने जो बहुमत दिया था आपको या हमको, तो जनता ने दिया था। भले ही आप जो है अपनी एक जिद के आगे अलग चले गए थे, लेकिन आपके ही जो विधायक है उनकी भी समझ में है जी, जो गठबंधन से जीते हैं तो उन्हीं के लिए ही काम किया जाएगा। तो आज वो चीज सामने आ गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को बहुत अच्छे से ठगा था। और यही नहीं है, विधायकों के फंड के मामले में भी चर्चा है, कितना गिंदा है सबके सामने। नहीं तो क्या अभी भी आप शिंदे जी को शिव सैनिक मान रहे हैं? तो शिव सैनिक तो है ही ना सर, शिवसेना से है, शिव सैनिक ही है। और कुछ दिन की बात है, हो सकता है कि वो भी हमारे साथ आ जाएंगे कि हमने शिवसेना का मुख्यमंत्री दे दिया। जो अभी संजय राउत जी ने कहा था कि हमने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया था शिंदे साहब के लिए, तो हमने देख लीजिए इस बात का जवाब भी दे दिया हाथ के हाथ कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है। तो हम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, हम सबका साथ और सबका विकास सब। चलिए ठीक है। इंतखाब फारूकी जी शिवसेना का ही सीएम है, बस चेहरा बदला है। शिंदे भी शिवसेना के ही एक तरह से शिवसैनिक ही है वो। देखिए वो तो अपने आप को शिवसैनिक बता रहे हैं। ऑल्सो और एक जगह पर वो ये बताते हैं कि जो शिवसेना पर अधिकार मतलब बताने की कोशिश करे कि केवल हमारा सब हमारा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो थे उनकी का एक शिवसेना ये स्थापना की हुई शिवसेना है ये, जो इसके प्रमुख अभी उद्धव जी साहब ठाकरे हैं, ठीक है ना। अभी इन्हीं चीजों के कंफ्यूजन के बीच में ये बता रहे कि हम भी शिवसैनिक है। शिवसैनिक है तो आप शिवसेना छोड़कर क्यों है, सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अगर शिवसैनिक होते नहीं तो आज शिंदे जी ने कहा है कि बाला साहब ठाकरे की जो रिवायत है उन्हीं को हम एक तरह से आगे लेकर चलेंगे। देखिए वो तो यहाँ पर भी रहकर कर सकते थे ना, यहाँ पर भी रहकर कर सकते थे, उनको छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी। एक बात मतलब मेरा सवाल है ये कि अगर उनको ये ऐसे ही कुछ करना था बैठकर अपने मुख्यमंत्री आपके यहाँ रहते तो वो सिर्फ मंत्री रहते, अब देखिए इधर आ गए तो अब सीएम बन गए वो। देखिए अगर उनको सीएम बनना तो ये जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी सरकार, उसमें भी अगर उनकी मन की बात थी कि उन्हें सीएम बनना है तो वो बात कर सकते थे उद्धव जी के साथ में कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनना है या जो भी है, मुझे आप इस तरीके से आगे बढ़ाओ। उनका शिंदे जी का सबसे बड़ा जो इल्जाम था ये था कि शिवसेना में पहले जैसा हिंदुत्व नहीं रहा। अब आज फिर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हम हिंदुत्व को बचाने के लिए एक साथ आए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए आए। तो शिवसेना में हिंदुत्व कमजोर हो रहा था, शिवसेना में हिंदुत्व कमजोर हो रहा था, जिसके लिए शिंदे या उनके जो पूरा ग्रुप है वो फिक्रमंद था। ये सिर्फ बातें हैं, बातों में और कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व वही है जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था। बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था वही हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे साहब आगे चल रहे थे। लेकिन क्योंकि कुछ बातें मन में थी उस वजह से इन लोगों ने निर्णय लिया कि फैसला लिया कि हमें कुछ आगे बढ़ना है। वरना सिंपल सी बात थी, इनको उद्धव साहब क्यों फोन करते गुवाहाटी में कि आप आ जाओ हम बैठकर बात करेंगे। और रही बात दूसरी के देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना जो है बहुत पुरानी पार्टी है, यहाँ पर जितने भी समाज के लोग रहते हैं कई सालों से वो शिवसेना को देखते आए हैं। तो एक मोहब्बत इंसान को है हर समाज के लोग को कि शिवसेना हमारी पार्टी है, लोगों के लिए काम करती है, बस्ती में जहाँ भी लोगों के लिए स्लम इलाके हैं वहां मदद के लिए। नहीं तो क्या अब ये मानकर चला जाए दो शिवसेना होंगी, शिंदे ग्रुप की शिवसेना अलग और उद्धव ग्रुप की शिवसेना अलग, क्योंकि वो भी अपने आप को शिवसैनिक कह रहे हैं, शिंदे भी अपने आप को शिवसैनिक कह रहे हैं। क्या दो ग्रुप माने जाए शिवसेना के? देखिए कह रहे अच्छी बात है अपने आप को शिवसेना, लेकिन उनको अब जो पार्टी के प्रमुख इस समय में है वो उद्धव साहब ठाकरे हैं, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। बचा कुछ नहीं है, उद्धव ठाकरे जी के पास 15-16 एमएलए बचे हैं सिर्फ। अब वो चीज सामने भी आ गई और इसी वजह से उद्धव ठाकरे जी ने एक तरह से रिजाइन किया है। तो ये तो सच्चाई है कि मजबूत शिवसेना किधर है। हम सब अगर देखने जाए समझने जाए तो मुखिया तो वही है ना, लेकिन पार्टी के मुखिया तो वही थे, लेकिन अब कुछ लोगों ने पार्टी के बीच में वही
चलिए ठीक है, डॉक्टर पवन पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब क्या आपको लग रहा है सरकार बदल गई, चेहरा बदल गया महाराष्ट्र की आवाम के लिए? क्या वाकई में, क्योंकि बार बार बीजेपी यही कह रही थी और शिंदे जी भी यही कह रहे थे कि जिस तरह से महाराष्ट्र की आवाम के लिए काम करना चाहिए था, महाविकास आघाड़ी उस तरह से काम नहीं कर पाई, आवाम की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी महाविकास आघाड़ी की सरकार। तो इस सरकार में तो ये खुद मंत्री थे, तो दोष तो इनके ऊपर जाता है कि ये अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहे थे। देखिए, एक बात समझने वाली है कि संगठन से विधायक पैदा होते हैं, संगठन से सांसद बन के आते हैं। सांसद और विधायक संगठन का निर्माण कभी नहीं कर सकते, संगठन इनका निर्माण करता है। आज उसका उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ये लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नहीं हम शिव सैनिक हैं, हम शिव सैनिक हैं। भाई आप तो पार्टी छोड़ के गए हैं, आपने चलती हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराया है, आप कहां से शिव सैनिक हैं? आप कहां से उसके सोच को ये करना चाहते हैं? आप उसके सोच के अगुआ नहीं हैं, आपने उस सोच को धूमिल करने का काम किया है, आपने उस सोच को धोखा देने का काम किया और ये स्पष्ट हो चुका है। इसीलिए आप उस चादर को जबरदस्ती ओढ़ने में लगे हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पता चलेगा। और ये बात को आप जान रहे, अगर आप में इतना ही दम है तो आप कहिए कि ठीक है भाई, हम उस पार्टी से बाहर निकल के हम अपनी बात को रखने हैं। एनसीपी अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, अपने एनसीपी अभी भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ है। पद से रिजाइन करना चाहिए। शरद पवार अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, शिवसेना के साथ हैं। डॉक्टर पवार, हम लोग उनके साथ, जी बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। हम लोगों ने, हमारे नेता ने तो, आदरणीय पवार साहब ने तो पहले दिन से अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था कि हम किसी भी परिस्थिति में उद्धव जी के साथ हैं, शिवसेना के साथ खड़े हैं। अब देखिए, लेकिन पार्टी को तोड़ने का पवन जी इसे तो आप मानेंगे, कुर्सी उद्धव ठाकरे की गई, आज उनको जहर पीना पड़ा। पवन जी इसे तो आप मानेंगे, कुर्सी उद्धव ठाकरे की गई, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा वो शरद पवार को लगा है। लेकिन इसमें झटका की कौन सी बात है? देखिए, राजनीति में पूरी सरकार चली गई, आप करेंगे झटके की क्या बात है? लोगों ने एक भाई पूरी सरकार चली गई, महाविकास आघाड़ी बनाने में शरद पवार का ही सबसे ज्यादा योगदान था। हाँ, मैं वही बात तो कह रहा हूं कि सत्ता आती जाती रहती है। हम लोगों ने तो पूरा प्रयत्न किया ना, लेकिन इस चीज को भी तो आप लोग समझिए कि किस तरीके से इस देश में सरकार को गिराया जा रहा है। विपक्ष की पार्टी द्वारा बनाई हुई सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है देश को, देश की जनता को इस बारे में समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा। क्या विपक्ष इस देश में खत्म हो जाए? यहां भी चाइना जैसा एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, एक ही पार्टी की सरकार रहेगी। लोगों का जो अपना विचारधारा है, जो अपनी सोच है, जो अपनी इसका जवाब दे रहे हैं, व्यक्त करने का विपक्ष नहीं होगा उसके पास कोई। अंसार बेग जी अब इसका जवाब दे रहे हैं। अंसार बेग जी, बार बार जहां पर भी देखिए इस तरह से सरकार जाती है, अपोजिशन यही कहता है कि सरकार गिराने का काम बीजेपी करती है, और यही काम महाराष्ट्र में भी किया है। यानी स्क्रिप्ट पूरी तैयार बीजेपी ने की थी महाराष्ट्र में, अपोजिशन का इल्जाम है। देखिए सर, ये इल्जाम तो कुछ भी लगा सकते हैं, अब सरकार में नहीं है, जो ये मलाई खा रहे थे वो बंद हो गई। आप देख लीजिए, पूरा बजट दिया हुआ है ना, कितने विधायकों को फंड मिला है, सबसे ज्यादा आपको मिला है। तो आप महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, जनता का विकास कहाँ कर रहे हैं? 2.5 सालों में क्या काम करके दिया आपने जनता के बीच में? बताइए, कहाँ से गिराऊं? कांग्रेस और आपने लोगों के विधायक के एरिया देखिए, सड़कों पे एक हाथ के गड्ढे हो रहे हैं, कौन भरेगा ये पैसे? फंड तो आप ले रहे हैं, पास जनता के विकास के काम कहाँ है? सड़क पानी कुछ है? आपने क्या किया 2.5 साल के अंदर? इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि हम आपको, कोई ऐसा नहीं है कि लूटने देंगे, जनता के हित के काम होने चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के कद पर तो असर पड़ेगा। जहां पर वो सीएम थे, अब देखिए सीधे नायब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आ गए हैं, उनके कद पर तो असर पड़ेगा। अंसार जी, देखिए सर, देखिए देवेंद्र फडणवीस जी एक बहुत सुलझे हुए नेता है, और उनकी जो छवि है, शायद महाराष्ट्र में उनसे अच्छा हमारी पार्टी में कोई लीडर नहीं है। बहुत साफ सुथरी छवि है, और ये खानदानी नेता है जिनको बोलना चाहिए। उनका इतिहास देखिए आप उठा के, आप एक घोटाला बता दीजिए उनके नाम का। कहीं ना कहीं अच्छे नेता की छवि कहीं खराब कुछ कर नहीं पाता। हो सकता है कि उनको दिल्ली से कहीं बड़े पद से नवाजा जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, दिल्ली जा सकते हैं। अब ये हो सकता है कि देश की लेवल की राजनीति करेंगे, तो पार्टी का है, पार्टी निर्णय लेगी, क्या लेगी वो
पार्टी के लीडर बताएंगे, तय करेंगे सर। ठीक है, तो आगे क्या रास्ता है? ठीक है, नहीं लेकिन इस पर एक जाहिर सी बात है, चौंकाने वाला ये फैसला तो बीजेपी का है, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है। जी जी बिल्कुल जी, हमने चौंका दिया कि कम से कम शिवसेना के लोग चाहते हैं, शिवसेना का ही एक विधायक आज मंत्री वो भी वही है, वो आपकी पार्टी के लोग हैं। ठीक है, पवन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विनोद यादव जी आ रहा हूं। जी पवन पांडे जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग शिवसेना के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। तो शिवसेना के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो सुप्रीमो थे, बाला साहब ठाकरे साहब के पुत्र थे, वही तो मुख्यमंत्री थे। तो आप लोगों को तकलीफ क्या थी कि अगर आपको भावना है कि नहीं हम शिवसेना के ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाए? ये तो झूठ और कहने की बात है। आज आप लोगों ने फडणवीस साहब का कद को छोटा किया है, आज उनको ये महसूस हो रहा होगा, जा रहे हैं, कुछ तो बचा होगा। आज उनको महसूस होता होगा। उन्होंने कहा मलाई हो रहा था, आप लोगों के पास 7 लोग लूट रहे थे, अब ये लूटेंगे। इन लोग लूटने के लिए सरकार बनाए, इसका मतलब ये है। इनको ये नहीं दिख रहा था कि कोविड के समय में महाराष्ट्र में जिस तरीके से काम किया है महाविकास अघाड़ी सरकार ने, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 5वें नंबर पर आए थे काम करने के क्षेत्र में, विकास कितना हो रहा था महाराष्ट्र में, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इनको केवल और केवल खराबी दिखेगी विपक्ष के द्वारा बनाई हुई कोई भी सरकार में। इसीलिए ये लोग चलती हुई मध्य प्रदेश की सरकार गिरवा देते हैं, ये लोग गोवा में सरकार गिरवा देते हैं, ये लोग महाराष्ट्र में सरकार गिरवा रहे हैं। इनका काम है विपक्ष के द्वारा बनाई हुई सरकार को गिरवा देना। अंसार जी देखिए सर, ये कुछ भी आप ही के विधायक है ना, आपके साथ वाले क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा, कहीं ना कहीं यही बात कही गई है कि कांग्रेस और एनसीपी से आप गठबंधन तोड़ दीजिए। आपके छोड़ के जा रहे हैं कि आप उसको तोड़ रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास करने वाले लोगों पर आप तरह तरह की जांच एजेंसियों का सहारा लेकर सरकार गिरवा रही है? बताइए, आपके पार्टी में जो लोग चले जाएंगे वो लोग गंगा स्नान कर लेंगे। और आप मुद्दों की बात करिए, जनता से विधायक चुन के आता है तो लोगों के लिए काम के लिए आता है। आप अपनी पार्टी के लोगों को हमें मुद्दों की बात कर रहा हूं। सीएम होते हुए फंड नहीं दे पा रहे और उप सीएम जो फंड दे रहे हैं, कितने पैसे बता दूं जेल पे? ठीक है विनोद यादव जी, मैं विनोद यादव जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद यादव जी सर, नहीं ठीक है, बात हो गई। देखिए पवन जी, बात हो गई, मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। मैं विनोद यादव जी, क्या बीजेपी ने यहां पर जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का है, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या जो बची हुई शिवसेना है अब उसे भी एक तरह से आने वाले दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या शिवसेना में भी आपस में एक तकरार होगी? क्योंकि शिंदे तकरीबन 40 से एमएलए का दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि असल जो शिवसेना वो हमारे पास है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे पास जो शिवसेना वो असल है। तो अभी इस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी लड़ाई बहुत होनी है शिवसेना के अंदर, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई होगी जी। और एकनाथ शिंदे ने तो ये बात साबित कर दी, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि विधिमंडल जो है, जो विधानमंडल है महाराष्ट्र का, उसमें अधिकांश विधायक, शिवसेना के 39 विधायक जो है वो उनके साथ में है। यानी विधिमंडल में आज एकनाथ शिंदे का पड़ना भारी है। लेकिन अगर आप संगठन के नजरिए से देखेंगे तो संगठन पे आज भी उद्धव ठाकरे की पकड़ है। कल जब वो फेसबुक लाइव कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो अब शिवसेना भवन में बैठेंगे। शिवसेना भवन में बैठने का मतलब है कि वो अब संगठन पे ध्यान देंगे और एकनाथ शिंदे कहीं विधायकों की तरह संगठन में भी सेंधमारी न कर जाए, इस पे उनका ध्यान देगा। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। शिवसेना की सबसे पहली अगर सत्ता कहीं आई थी तो वो ठाणे में आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया है। अब एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिना उद्धव ठाकरे की मदद के एकनाथ शिंदे ठाणे महानगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित करें। और मुंबई जो उससे लगी हुई महानगर पालिका है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज शिवसेना से मजबूत है। तो हो सकता है कि बीजेपी जो है वो विदाउट एकनाथ शिंदे या सत्ता की मदद से आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका जो है इस सत्ता आने की वजह से उसका फायदा उठाते हुए जो मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है, या अब तो सत्ता नहीं है क्या, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि एक नई सरकार की शुरुआत है। हालांकि चेहरे पुराने हैं लेकिन सरकार नहीं है। अब आने वाले दिनों में
इन चैलेंजेस को किस तरह से सरकार निपटेगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, ये जो लड़ाई है ये किस तरह से आगे बढ़ेगी या इसका खात्मा किस तरह से होगा, और सरकार के सामने जो चैलेंजेस होंगे उसे सरकार किस तरह से निपटेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद यादव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इंतखा फारूकी साहब, डॉक्टर पवन पांडे जी और अंसार बेग साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।